जय हिंद दोस्तों। हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारे सीनियर बोलते हैं कि एक बार पहले लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट से सारा विषय पढ़ लो, क्योंकि लुसेंट में जो है ना एनसीईआरटी का संक्षिप्त मतलब कि मेन पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट का संकलन है। लुसेंट पढ़ने से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लुसेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तब हम सोचते हैं कि एक ऐसा टीचर मिले जो लुसेंट हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन पढ़े। क्या करे? लाइन बाय लाइन पढ़ करके हमें समझा दे। तो इसी मिशन में हम आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टीचर मिले जो लुसेंट का लाइन बाय लाइन पढ़े, कोई लाइन छोड़े भी नहीं और पढ़कर अच्छा से समझा दे जिससे लुसेंट याद हो जाए, तो दोस्तों कंसेप्ट समझते हुए बहुत ही मज़ेदार तरीके से फन्नी कहानी द्वारा और जहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है तो उस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम ट्रिक द्वारा आपको याद कराते हुए बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हम लुसेंट पढ़ाएंगे। एक क्लास हो चुका है तो आज जो है दूसरा क्लास है जिसमें सिंधु सभ्यता पढ़ाएंगे। पहला क्लास में अध्याय 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है, और दूसरा में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़े थे। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक में आता है। पिछले क्लास में बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है ना। ऐतिहासिक, प्राग मतलब होता है पहले, यानी कि प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ, कुछ लिखा ही नहीं गया। तो लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या? आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में भावचित्रात्मक लिपि में लिखा गया, आज तक पढ़ा ही नहीं गया। तो इतिहास किसको कहते हैं? जो लिखा गया है और पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको इतिहास बोलते हैं। तो चलिए आद्य ऐतिहासिक में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर समझना है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कार्बन, रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, बीसी बोलते हैं, मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। दोस्तों देखिए, जब कोई सजीव होगा जिसमें कार्बन होगा, जब कोई लिविंग थिंग होगा, आदमी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है ना, तो क्या होता है उसमें कार्बन होता है। तो जब कोई जो भी जिंदा था पहले और मर गया है तो उसका आयु निकालते हैं हम लोग कार्बन 14 पत्ती से। किस चीज़ से? कार्बन 14 पत्ती से। हम मानते हैं कि जैसे जैसे उसका समय खत्म होता है क्या होता है, उसमें कार्बन की मात्रा घटती है, ठीक है ना। तो कार्बन 14 पत्ती से निकालते हैं और निर्जीव का जो है कार्बन डेटिंग पत्ती से, जैसे पत्थर का, ठीक है ना। निर्जीव चीज़ का कार्बन डेटिंग से और सजीव चीज़ का कार्बन 14 पत्ती से। तो सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे, ठीक है ना, तो उनका जो है कैसे निकालेंगे कि कब का सिंधु सभ्यता है? तो कार्बन 14, लोग तो सजीव थे ना, वो मर गए, तो उनका कार्बन 14 देखेंगे कि कार्बन की मात्रा कितनी है। और इससे पता चला कि तिथि जो है सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कहीं पर 1750 भी मिलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है। देखिए क्या हुआ, ये भारत है ना, और इधर पाकिस्तान है। तो मुख्य रूप से जो है ना यही क्षेत्र में था, यही क्षेत्र में था, इसका त्रिभुजाकार विस्तार था, ठीक ना। आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सोचिए दोस्तों एक बात कि 1921 में हम लोग अंग्रेज के गुलाम हैं और उस समय सिंधु सभ्यता की खोज हो रही है। क्यों खोज हो रही है भाई? तो अंग्रेज जो है यहाँ पर शासन करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं,
इसीलिए हमारे हिस्ट्री को खोजा कि ताकि इन लोगों का रहने का शैली जान सके, ताकि इस पर अच्छी तरह से शासन किया जा सके। कैसे इसको, मतलब कि अगर आपका कमजोरी को जान जाता है तो आपको अच्छे में बस में कर सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, खोज हुआ। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये तो बहादुरी का काम किया ना, राम के दया और बहादुरी दोनों था इसमें, इसलिए इसने सिंधु सभ्यता की खोज कर दी। और कब की, 1921 में, 1921 में, 1921 होता है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। क्यों कहते हैं आधे ऐतिहासिक? क्योंकि आधा इतिहास है, लिखा गया लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लिखा गया लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे, आधा रह गया ना, आधा अधूरा हो गया। जब लिखा गया तो पढ़ नहीं पा रहे तो आधे ना हुआ। अथवा कांस्य युग में रखा गया है। देखिए, जब पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, यानी तांबा पाषाण यानी पत्थर। उसके बाद तांबा में टीन मिला दिए तो बन गया कांसा, तांबा टीन मिला करके कांसा बन गया। तो ताम्र पाषाण के बाद आया कांस्य युगीन, जो कि आधे ऐतिहासिक में था। तो सिंधु सभ्यता में कांसा का खोज हो गया था, इसलिए इसको कहा गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? कांसा ना होता है, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। तो कांसा का युग सिंधु सभ्यता होता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? द्रविड़। द्रविड़ नीचे को बोलते हैं द्रविड़, यानी दक्षिण भारत। और भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर जो है ना, उसके आसपास के लोग सिंधु सभ्यता के लोग थे। ये सब अंग्रेज का चाल है। अब कहाँ तक सही है लेकिन जानते हैं नहीं। जब पता चला कि भारत में भी एक ऐसा सभ्यता है जो वर्षों पुरानी है, तो वो लोग इसको बता दिए कि अरे इस मूल निवासी थोड़ी थे, ये तो भूमध्य सागर से आए थे, भूमध्य सागरीय थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कौन घोषणा किया जी, बताइए? तो जॉन मार्शल जो है, सर जॉन मार्शल। कनिंघम जो था पुरातत्व का पिता था, क्या किया? घोड़ा दौड़ा करके जब देखा ना, खोदा तो कहा करे तो ईंटा उटा अच्छा से खोदो, अच्छा से खोदो, तो पूरा घर मिला, वैसे पूरा विस्तार मिला। तो देखा कि अरे भाई एक बार करते कहाँ तक है, तो पूरा घोड़ा दौड़ा दिया चारों तरफ कनिंघम, ठीक है ना। तो कनिंघम पुरातत्व के पिता बन गए। और ये मार्शल साहब जो है, सर जॉन मार्शल, क्या किए? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग थे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, महानिदेशक। तो 1924 में, 1921 में तो खोज हुआ था। 1924 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता। एक बात जान लीजिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, यानी शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता गांव की सभ्यता थी। तो ये घोषणा कर दिया कि उन्नत नगरीय सभ्यता थी, और खास करके नाली के प्रबंधन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती थी, बहुत उन्नत था यहाँ पर नाली का व्यवस्था। विधिवत घोषणा कर दिया मार्शल ने। चलिए दोस्तों, मार्शल तो घोषणा कर दिया है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि जिला मेरठ यूपी तक है फैला हुआ। उत्तरी पुरा स्थल कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। आइए दोस्तों इसको बहुत अच्छे ट्रिक से आपको समझाते हैं मैप द्वारा। ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, पूरब में होता है ईस्ट, हो गया पूरब इधर, और बायां तरफ हो गया पश्चिम, ठीक है ना दोस्तों। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाहिना तरफ ईस्ट और बायां तरफ वेस्ट, इसे सबको पता है। तो सिंधु सभ्यता जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था? ऊपर में था मांदा। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांदा चिनाब नदी है। कैसे याद करेंगे? ऊपर में मांदा है और चिनाब नदी है। देखिए भारत के माथा पर क्या है? भारत के सबसे ऊपर में क्या है? माथा पर जम्मू कश्मीर है, तो मांदा से याद रखिए माथा। माथा पे क्या है? एक चिन्ह बना हुआ है, जम्मू कश्मीर। भारत के माथा पर क्या है? चिन्ह, जम्मू कश्मीर। तो माथा से याद कर लीजिए मांदा और चिनाब नदी, ठीक है, याद हो गया। उत्तर में, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जो कि भारत का माथा है, यानी सर है, सिर है।
और वहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है। ऐसे भी देखिए जम्मू कश्मीर में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ऊपर ही है नदी सब, तो चिनाब नदी। चलिए दोस्तों, अब पूरब में देखिए, पूरब में कौन नदी है? हिंडन नदी, और जगह है आलमगीरपुर। कैसे याद होगा? हिंडन मतलब क्या होता है? छुपना। हिंड मतलब हाइड मतलब छुपाना। तो हम लोग क्या कर रहे थे? छुपन छुपाई खेल रहे थे। एक आलम जी थे, वो जा करके पूरब में छुप रहे थे। आलमगीरपुर ट्रिक बनाए हैं, इसको सीरियस नहीं लेना है। आलम जो थे, आलम जी तो थे, वो क्या कर रहे थे? छुपन छुपाई हमारे साथ खेल रहे थे। तो नहीं देखे नीचे पर, नीचे गड्ढा था, तो जा करके पूरब गमे गिर गए। आलमगीरपुर, पुर मतलब पूरब गमे, यानी आलम जी जो है वो पूरब तरफ गिर गए। क्यों? क्योंकि वो छुपन छुपाई यानी हिंडन नदी हो गया। हिंड मतलब हाइड, हाइड से हिंडन याद करिए। छुपन छुपाई खेल रहे थे। आगे चलिए, दाइमाबाद। नीचे क्या है? दाइमाबाद। दक्षिण में दाइमाबाद, ट्रिक बना लीजिए, दक्षिण में दाइमाबाद। पूरब से पुर हो गया, आलमगीरपुर, पुर मतलब पूरब यानी पूरब में हो गया। उत्तर में हमारे माथा पर क्या है? जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर हमारा माथा है, यानी माथा मतलब मादा, और एक चिन्ह बना हुआ है माथा पर, तो चिनाब हो गया। आलम जी गिर गए पूरब में, यानी पूरब में हो गया आलमगीरपुर। क्यों भाई? तो छुपन छुपाई खेल रहे थे। और नीचे में चलते हैं दोस्तों, नीचे में जो है दक्षिण में दाइमाबाद, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, गोदावरी नदी। दाइमाबाद गोदावरी नदी कैसे याद होगा बताइए? द से दक्षिण, द से दाइमाबाद तो याद हो गया, और गोदावरी नदी कैसे याद होगा? तो दाई माँ जो है ना, वो हमारी गोद में खिलाती है, नहीं आती है दाई माँ, वो दाई माँ गोद में खिलाती है। और तो वही दाइमाबाद गोदावरी हो गया। गोदावरी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो नीचे का क्षेत्र था महाराष्ट्र तक, ऊपर था जम्मू कश्मीर तक, पूरब में था आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे यानी यूपी तक था। यूपी में यानी कि बिहार तक ये नहीं पहुंचा था। सिंधु सभ्यता जो है बिहार में नहीं पहुंचा था, ठीक है ना, यूपी तक ही रह गया। और पश्चिम में क्या था ये बताइए? पश्चिम में था सूत कांगेडोर, जो कि दासक नदी था बलूचिस्तान में। कैसे याद होगा? तो एगो लड़का था, उसको बहुत दस्त हो रहा था, लड़का को बहुत दस्त हो रहा था, और पश्चिम में है, कैसे याद होगा? तो क्या हुआ कि वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम होता है ना, तो दस्त में क्या होता है? सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तभी तो दस्त बहुत बढ़ जाता है। तो जब बहुत बढ़ गया दस्त, तो हम कहें कि सो जाओ, सूत कांगेडोर, सूत जाओ, यानी पश्चिम में हो गया वेस्ट। चलिए दोस्तों, एक बार और फिर से समझा देते हैं लुसेंट में। देखिए, सबसे पहले दक्षिण देखिए, उत्तर देखिए। उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर हमारा माथा है, तो मांदा हो गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और चिन्ह है, माथा पर एक चिन्ह बना हुआ है, तो चिनाब नदी, ठीक है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण से द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। तो दाइमाबाद और दाइमा क्या करती है? हमें गोद में खिलाती है, यानी गोदावरी नदी हो गया। उसके बाद चलिए, पूरब में क्या है बताइए? तब पूरब में एगो आलम जी थे, हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है ना, आलम जी। तो नहीं देखे नीचे गड्ढा था, तो आलम जी गिर गए पूर मतलब पूरब याद रखिए, आलम जी गिर गए पूरब में, तो आलमगीरपुर। और क्यों गिर गए? क्योंकि छुपन छुपाई हमारे साथ खेल रहे थे, हिंडन नदी हो गया। हिंड मतलब हाइड मतलब छुपना। और पूरब में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश तक ये सिंधु सभ्यता था, यानी पूरब में उत्तर प्रदेश तक, ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे में महाराष्ट्र तक, ठीक है ना। और पश्चिम में पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ तक था सूत कांगेडोर, और नदी था, कौन नदी था बताइए? पश्चिम में नदी था दासक नदी ना, सूत कांगेडोर, दासक नदी। कैसे याद होगा? तो जो पश्चिम का इंग्लिश क्या होता है? वेस्ट। आपको दिशा भी याद करना है, नदी भी याद करना है, जगह भी याद करना है, हम तीनों याद करा दिए। कैसे? वेस्ट। तो जब दस्त लगता है तो पानी गिरता है, सारा पानी वेस्ट हो जाता है, और जब दस्त लगेगा तो आदमी क्या चाहता है? कहीं पर आराम करे, सूते, तो सूत कांगेडोर, ठीक है ना। बहुत अच्छा तरह से याद हो गया। ऊपर में जम्मू कश्मीर, हमारे माथे पर चिन्ह है, तो जगह हो गया जम्मू कश्मीर, माथा यानी मांदा हो गया, चिन्ह यानी चिनाब नदी। नीचे में दक्षिण में दाइमाबाद, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, दिशा भी हो गया, जगह भी हो गया, और दाई माँ के गोद में बैठाती है, गोदावरी नदी हो गया, तीनों हो गया। फिर पूरब में, तो पूरब में कैसे याद होगा? तो आलम जी गिरे पूरब में, तो आपको क्या हो गया? यूपी में आलमगीरपुर है, ठीक है ना। पूरब का हो गया, दिशा भी याद हो गया, और आपका नदी है, तो क्या छुपन छुपाई खेले तो हिंडन नदी हो गया, ठीक है ना। और पश्चिम में पूछेगा तो कहिए पाकिस्तान में चल जाइए। क्या हो रहा था जी? दस्त हो रहा था, और पानी बहुत वेस्ट हो गया। वेस्ट माने पश्चिम होता है, BEST बेस्ट माने बहुत अच्छा, और WEST बेस्ट माने पश्चिम होता है। तो पानी बहुत वेस्ट हो गया, किस में? दस्त में।
तो क्या किया, उसको सुता दिए, सूत कांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। जब इस तीनों को मिलाइएगा ना, चारों को, तो त्रिभुजाकार बनेगा। इधर से जो है ना, इधर से जो तीनों एक साथ हो जाता है, इधर वाला ऐसे हो जाता है, त्रिभुजाकार। ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे में दाइमाबाद, ये जो है ना इसी के आसपास जो है आलमगीरपुर पड़ता है, इधर बलूचिस्तान। तो कैसा आकार हो गया, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता, ये जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, बीच में आलमगीरपुर यानी यूपी, और इधर हो जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर उसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, एक नगरीय सभ्यता थी। नगर मतलब शहर, यानी शहरी सभ्यता थी। और जब इसके बाद पढ़िएगा वैदिक सभ्यता, तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। 6 को नगर को बड़ा नगर कहा गया है। कौन कौन 6 नगर है बताइए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। मोहनजोदड़ो को कहा था मृतकों का टीला। हड़प्पा, तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। सबसे बड़ा स्नानागार, अन्नागार यही मिला है। गनबारीवाला, सबसे बड़ा गनबारीवाला, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है ना, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? मोदी जी के राज्य में, गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात। बताइए, हड़प्पा जो है खोजना है तो क्या कीजिए, रात में जाकर खोज लीजिए। रात में उधर जब गुजरिए तब खोजिए। तो हड़प्पा सबसे अधिक कहाँ खोजा गया? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। बताया था ना, सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और मोहनजोदड़ो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो अगर पूछा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी पड़ता कहाँ है? हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा कैसे याद होगा? तो हरि को यानी भगवान को राखी बांध दीजिए। नहीं, कृष्ण जी को राखी बांधी थी एक, तो हरि को राखी बांधिए। राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिला में है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। क्या हुआ? हरि को राखी बांधने का जिद कर लिया, तो सूरजभान जो है बोले ठीक है बांध दीजिए। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। घर घर में चाहते हैं कि सब लोग हरि को राखी बांध दे, ऐसे बना लीजिए। चलिए दोस्तों, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल और सुतकोतदा। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात आज भी देखिए कि समुद्र किनारे स्थित है। लोथल और सुतकोतदा कहाँ थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, सुतकोतदा। अब देखिए, नाम है बंदरगाह, ठीक है ना। बंदर को उछल कूद करना चाहिए था, ट्रिक होना चाहिए, लेकिन लोथ है, लोथल। और सुतले रहता है, सुतकोतदा। बंदरगाह में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए ना, समुद्र किनारे है। तो समुद्र किनारे ऐसे भी देखते होंगे, बीच उच पर लोग सुतल रहते हैं। समुद्र किनारे जब बीच उच पर लोग क्या रहते हैं? सुतल रहते हैं। तो ट्रिक मान लीजिए, लोथ लेखा सुतल रहते हैं। लोथल, सुतकोतदा। बंदरगाह कौन थे सिंधु सभ्यता के? लोथल और सुतकोतदा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है कालीबंगन में। कैसे याद होगा जी? कालीबंगन से जूता हुआ खेत मिला है और नक्काशीदार ईंटा मिला है। कालीबंगन कैसे याद होगा? कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ी। कालीबंगन का क्या मतलब होता है? काली चूड़ी। तो काली माता के मंदिर में जाइए और काली चूड़ी चढ़ाइए। और मंदिर बना कैसे था? तो खेत जोत करके अच्छा से, हल बैल से, और वहाँ पे नक्काशीदार ईंटा। अब काली माता के मंदिर बनाना है तो अच्छा से थोड़ा नक्काशीदार ईंटा, ठीक है ना, अच्छा से नक्काशीदार ईंटा से जोड़ दीजिए उसको। खेत जोत करके अच्छा से काली माता के मंदिर बनाना है, ठीक ना, कालीबंगन में। यहाँ पर आपको एक अथी भी मिला था, क्या बोलते हैं, कुंड भी मिला था, अग्निकुंड। अब काली जी का पूजा करना है तो अग्निकुंड नहीं चाहिए। तो जूते हुए खेत, खेत जोत करके काली माता के मंदिर बनाइए और वहाँ पर चूड़ी चढ़ाइए काली माता के लिए। कालीबंगन मतलब काली चूड़ी होता है। तो काली माता भी याद करिए, काली चूड़ी काली माता को चढ़ाना है और नक्काशीदार ईंटा लगाना है मंदिर में। ट्रिक बना लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड 11.88 मीटर लंबा
7.1 मीटर चौड़ा, 2.42 मीटर गहरा है। देखिए दोस्तों, स्नानागार से भी लंबा है कौन? अन्नागार। ऐसे बताइए कि स्नान करने वाला ज़्यादा लंबा होगा कि अन्न रखने वाला? अन्नागार सबसे लंबा है और उसके बाद जो है स्नानागार है। स्नानागार सैदव सभ्यता की संभवतः सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है इमारत में, और अन्नागार जो है उससे ही बड़ा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। बताए थे ना कि काली जी के पूजा होगा तो वहाँ पे अग्निकुंड नहीं होगा, होबे करेगा। और लोथल से भी मान लिया कि बंदरगाह है तो लोगों को मान लिया ठंडा लगाते हैं, वो अग्निकुंड बना लिया, ट्रिक बना लीजिए। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपति यानी समझिए शंकर जी का उस समय भी अति था, 3 मुख वाले देवता। लेकिन इसमें याद रखिएगा दोस्तों, हंसी लगेगा आपको, क्वेश्चन पूछ देता है कि शंकर जी जो मिले, पशुपति बोलते हैं शंकर जी को, तो 3 मुख था उनका। ठीक है, ये तो ठीक है, चलेगा। लेकिन पूछेगा कि शंकर जी के कहे कि बसहा बैल कहाँ गया, तो वो सब नहीं है। ये ऐसा शंकर जी हैं जिनमें हाथी, गंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इनमें बसहा बैल नहीं मिलेगा, शंकर जी के सांप नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। न तो मार दीजिएगा, क्वेश्चन में रहेगा कि सांप था कि नहीं, बसहा बैल था कि नहीं, तो कहिएगा कि नहीं था, वो सिंधु सभ्यता वाला शंकर जी थे, पशुपतिनाथ। तो 3 मुख वाले देवता थे, इसमें याद रखिएगा हाथी, गंडा, चीता एवं भैंसा। तो चीता समझ ही गए, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। भैंसा मिला है, चीता, गैंडा, हाथी। ठीक है ना। अब चलते आगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ना बहुत अच्छा ट्रिक है। मोहनजोदड़ो में ना जैसे कि मिला है स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की माने कि नर्तकी का मूर्ति मिला है, कांस्य मूर्ति। ठीक है ना। और मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक ना। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, जब कोई मरता है तो मृतकों का टीला हो गया, तो क्या करते हैं लोग? गंगा नदी में स्नान करते हैं। और जब कोई मरता है तो लोग जाकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो क्या हो गया? मरता है यानी मृतकों का टीला हो गया, और गंगा नदी में स्नान करते हैं तो स्नानागार हो गया। उसके बाद जो है कुछ खाते हैं, भोज होता है तो अन्नागार हो गया। अन्नागार हो गया ना। और जब भोज होता है, देखते होंगे जब उनका मृतक का कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें जो है नाच गान भी होता है। तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, यानी मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी मरते हैं तो मृतकों का टीला, ठीक है ना, तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं लाश को लेकर के, तो वहाँ पे नहाते हैं तो स्नानागार हो गया। फिर भोज होता है तो अन्नागार हो गया। उसके बाद कार्यक्रम में क्या होता है, कहीं कहीं नाच गान भी होता है, तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहर पर, हड़प्पा में जो मोहर बना था ना, सबसे अधिक एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मतलब स्त्री के गर्भ से, और स्त्री किसको माना गया? धरती माता को। यानी उर्वरा की देवी कौन है? धरती माता। धरती माता ही पेड़ पौधे को उपजाती है, जिससे मतलब हम लोग को खाना मिलता है। तो यानी हम कहा गया, हमने इसी से कहा कि धरती मतलब कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, यानी कि धरती माता, पौधा निकलता है धरती माता के। तो हम कहें कि सिंधु सभ्यता जो है ना मातृसत्तात्मक है, यानी कि माता की ज़्यादा प्रधानता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ थे? लोथल और चनहुद्रो में। मनके मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से फैक्ट्री उक्ट्री मान लीजिए। मनके बनाने के कारखाने, जितना स्नो पाउडर ये सब हो गया, सब चीज़ हो गया। चनहुद्रो में स्नो पाउडर ये सब मिल गया। और लोथल भी बंदरगाह था। लोथल चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसे होता है? जैसे चित्र द्वारा कुछ चित्र बना दिया, मान लीजिए ये पक्षी बना दिया ना, होता है पक्षी बना दिया, कुछ बना दिया मान लीजिए, तो आपको ना चित्र और भाव से आपको समझना है कि क्या है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। इसलिए तो ये पढ़ा नहीं गया आज तक। और लिपि कैसे लिखा जाता था? दाहिना से बायां लिखी जाता था। और जब एक अभिलेख जो है एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे? देखिए, पहला दायां से बायां और दूसरा लाइन लिखना है तो बायां से दायां, फिर दायां से बायां, फिर बायां से दायां, फिर दायां से बायां, बायां से दायां, ऐसे करके।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। यानी सबसे पहले लेखन कौन लिखा? सुमेरिया की सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि सुमेरिया की सभ्यता जो है सबसे पहले लेखन कला का शुरुआत किया, सुमेरिया शुरुआत किया, इसे कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाया था। कौन सा पत्ती? ग्रिड पत्ती, ग्रिड। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए दोस्तों, आज भी अभी तो खास करके रोड का ज़्यादा प्रधानता हो गया है, तो लोग रोड के तरफ घर बनाते हैं। लेकिन अभी से 50 साल पहले चल जाइए तो लोग रोड किनारे घर नहीं बनाते थे, घर का मुंह रखते थे पीछे, ठीक है ना, ताकि बच्चा जो है निकले बाहर और रोड गाड़ी से नहीं पीछा जाए। घर का मुंह किधर रखते थे? पीछे, पीछे की तरफ निकलिए। देखिए सिंधु सभ्यता कितना सोचते थे लोग कि पीछे तरफ मुंह रहेगा, बच्चा निकलेगा खेलेगा इधर, हमारे रोड तरफ रहेगा, बच्चा निकलेगा रोड पर गाड़ी से पीछा जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया, अब आजकल हो गया कि रोड का थोड़ा प्रधानता हो गया, सोचते हैं कि रोड से गाड़ी से उतरेंगे अपना घर में घुसेंगे। लेकिन अच्छा क्या होता है कि पीछे की तरफ अगर आपका मुंह खुल रहा है तो बच्चा उच्चा नहीं पिचाएगा, शांति रहेगा। तो सिंधु सभ्यता लोग क्या करते थे? पीछे की ओर मुंह रखते थे। और लोथल में क्यों आगे की तरफ रखते थे ये बताइए। तो लोथल था बंदरगाह, मान लीजिए ये लोथल था बंदरगाह, तो कोई भी सामान लाना है रखना है कारखाना में तो सड़क किनारे होना चाहिए ना, तो सड़क की तरफ मुंह खोल देते थे। आगे चलिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किस चीज़ का? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। बनवाली, देखिए हल, देखिए हल जो है उस समय से आज तक चला रहा है। इतिहास जो है ना, निरंतरता और परिवर्तन का नाम इतिहास है। सिर्फ इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सोचिए कि क्या चीज़ निरंतर चल रहा है और क्या चीज़ परिवर्तन हो गया। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी हल हो गया, ये सब जो है निरंतर चलते आ रहा है। आज भी कहीं कहीं बैलगाड़ी दिख जाएगा। और क्या परिवर्तन हो गया है? तो हल के आकार का जो है मिट्टी से बने हल जो है मिला है साक्ष्य कहाँ से? बनवाली से। कैसे याद होगा? देखिए हल जो है कहाँ चलाना पड़ेगा? जहाँ वन है, जंगल है, तो बनमाली में। वन में जो है हल चलाइए, जंगल को जोतिए और कृषि कीजिए। वन माने क्या होता है? जंगल। तो जंगल में क्या चलाना है? हल। हल जो है कहाँ चलाना है? जंगल में। हल है ये, चलिए जंगल में हल चलाइए, बनवाली। आगे चलते हैं दोस्तों। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। कैसे याद होगा बताइए। अब बताइए, रंगपुर और लोथल, लोथल क्या था? बंदरगाह था। और रंगपुर, जब मान लिया बंदरगाह पर इधर उधर ना सामान आते रहता है, तो मान लिया चावल के बोरी से धान गिर गया होगा, तो बंदरगाह पर मिला क्या चीज़? चावल के दाना मिला, जिससे क्या पता चला कि धान की खेती होने का प्रमाण मिला। और रंगपुर, आजकल चावल जो है रंगाल चावल मिलता है ना, देखते हैं रंगाल रहता है चावल। तो ट्रिक मान लीजिए कि लोथल बंदरगाह था और चावल रंगाल मिला, वहाँ पर रंगल चावल मिला लोथल बंदरगाह पर। तो रंगपुर और लोथल में क्या मिला? चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुतकोतदा, सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। लेकिन जानते हैं, लोग कहते हैं कि घोड़ा जो है ना वो सैंधव सभ्यता का नहीं था। अब मान लीजिए कि बाहर से कोई घोड़ा आया, वहाँ मर गया तो अस्थि पंजर मिल गया, तो ये कहा गया कि घोड़ा जो है सिंधु सैंधव सभ्यता में नहीं था, ये बाहर का था। लेकिन मिला कहाँ? लोथल और सुतकोतदा में। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल में। कैसे याद होगा? सुतकोतदा और लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो मान लीजिए बाहर से आया होगा कोई घोड़ा समुद्र से, मान लीजिए लोथल और सुतकोतदा तो बंदरगाह था, तो बाहर से मान लीजिए कोई घोड़ा लेके आया और घोड़ा बीमार हो गया, यहीं मर गया, तो वहीं से मिला घोड़ा के अस्थि पंजर, हड्डी मिला था। और कालीबंगन से भी मिला, याद रखिएगा। तौल के इकाई जो था वह 16 के अनुपात में था ना, होता है 16। जैसे अभी भी आपको 16 आना का 1 रुपया होता है, 2 रुपया 32 आना, इसी तरह से 16, 32, 16, 48, 16, 64 ऐसे था तौल के इकाई। इकाई मतलब सबसे छोटा यूनिट 16 के अनुपात में था, यानी 16 दूनी 32, 16 ऐसे था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या करते थे? 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते। कहते हैं ना बैलगाड़ी उस समय भी था, अभी भी कहीं कहीं बैलगाड़ी मिल जाएगा और भैंसा गाड़ी मिल जाएगा।
तो 2 पहिया और 4 पहिया वाला। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया जो इराक में था, मेसोपोटामिया, उसमें ना वर्णित मेलुहा शब्द जो है उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से था। इराक में एगो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, तो उसका जो अभिलेख लिखा गया उसमें एक मेलुहा शब्द मिला है। तो कहा गया कि मेलुहा का अर्थ क्या होता है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं दोनों का व्यापार हो रहा था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के पास था, यानी व्यापारी वर्ग के पास। व्यापारी आज भी देखिए ना कि तृतीय क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, तो उस समय भी वणिक वर्ग में बहुत विकसित था, शहरी सभ्यता था, तो व्यापारी के हाथ में था शासन, ठीक ना। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो जुड़वा राजधानी है। ये विस्तृत हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पिग्गट बोला है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। बोले थे ना कि एक महिला के गर्भ से जो है पौधा निकलते हुए वो धरती ही थी, धरती माता थी, उनके गर्भ से पौधा निकला था। तो धरती माता को उर्वरा की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजन एवं शिव पूजन। वृक्ष पूजा, सोचिए वृक्ष उसी समय से लोग पूज रहे हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, शिव तो पशुपति थे ही, वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मूर्ति मिला है, कांसा की मूर्ति भी मिला है, पशुपतिनाथ का भी मिला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। याद रखिएगा, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला सिंधु सभ्यता में। मूर्ति मिलना अलग बात है, मंदिर नहीं मिला है, ठीक ना। स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं ना आज तक हम लोग, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सिंधु सभ्यता का ही देन है, ठीक ना। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया सकता है। लोग सूर्य की उपासना करते थे ना, स्वास्तिक, सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। बोले थे ना, मूर्ति मिला है लेकिन मंदिर नहीं मिला है। ऐसा ना कि मंदिरें मार दीजिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ऐसे भी देखिए, धरती माता के गर्भ से पौधा निकला था, यानी उर्वरा की देवी मानते थे, और मातृ देवी का उपासना होता था, यानी मातृ सत्तात्मक समाज था। पशुओं में कुंवर वाला सांड था, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आज भी देखिए ना, बसहा बैल, शंकर जी की सवारी है ना, तो उस समय जो है पशुपतिनाथ थे, तो इसी बना लीजिए, बैल नहीं, बसहा बैल नहीं था, लेकिन कुंवर वाला सांड जो था, अब शंकर जी के बगल में नहीं था, शंकर जी के बगल में तो चीता था, जिसको बाघ भी कितना लोग बोलते हैं, भैंसा था, ठीक ना, वो सब था, लेकिन सांप नहीं था, बसहा बैल नहीं था पशुपतिनाथ के बगल में। और कहा गया कि विशेष पूजनीय कौन था, तो कुंवर वाला सांड, कुंवर वाला सांड। अभी के डेट में बसहा बैल पूजनीय है। जैसे स्त्री, देखिए दोस्तों, स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता का जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। देखिए दोस्तों, आपको महिला के अथी पर जो है धरती माता के गर्भ से पौधा भी दिखाया गया, और बहुत सारा स्त्री का जो है मिट्टी का मूर्ति मिला, ठीक ना। तो हम लोग ये अनुमान किए, देखिए अनुमान से ही तो पता लगाएंगे ना, लिखा हुआ था, कुछ पढ़े नहीं, तो हम लोग अनुमान लगाए कि सैंधव सभ्यता जो था वह मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है ना। दोस्तों, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सिंधु सभ्यता इतना विकसित था, और ये लोग जो है ना विदेशी व्यापार भी करते थे। सोचिए उस समय विदेशी व्यापार, और नगरीय सभ्यता थी ना, बहुत उन्नत थी, नाली व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा था। तो देखिए तांबा जो है कहाँ से मंगवाते थे, सोचिए रईसी जीवन भी जीते थे, मैंने ये नहीं कि जितना मिला खा लिए हो गया, जो चीज़ नहीं है वो मंगाओ विदेश से। तांबा मंगवाते थे खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना, आज भी कर्नाटक में बहुत सोना है, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, और सीसा ईरान से, सीसा ईरान। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कहाँ है, ये जानने का प्रयास करते हैं, और मैजिक ट्रिक द्वारा आपको एक बार में याद कराएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट था हड़प्पा, क्योंकि इसको बोला भी जाता था कि सबसे पहले खोदा गया हड़प्पा, तो इसीलिए बोला गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के किनारे, और इसका खोज करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हड़प्पा में ना तीनों आर है, आर आर आर, कैसे, तो आर से रावी नदी, आर से राय बहादुर दयाराम साहनी, और
रावी नदी, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक ना। हड़प्पा, रावी नदी, ठीक है ना। और तीसरा आर से जो है आप क्या कीजिए, हड़प्पा का र याद कर लीजिए। हड़प्पा ह के बाद तो र ही आता है ना, तो आर 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 याद कीजिए। हड़प्पा के र आ गया तो र से रावी नदी और राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये था कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला। पाकिस्तान के पंजाब, जो कि पाकिस्तान का कुछ भाग जो है पंजाब का पाकिस्तान में है, कुछ भाग हिंदुस्तान में है। तो हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर आर याद रखिएगा, रावी राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। सिंधु नदी के किनारे 2-3 गो है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे चनहुदरो है, और एक है कोटदीजी। कैसे याद होगा ये बताइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो पहला स्थल खोजा गया था, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वह सिंधु नदी के किनारे नहीं था। ये बात कन्फ्यूज मत कीजिएगा। हड़प्पा में र या आता है ना, दूसरा अक्षर र है, तो र से रावी नदी और राय बहादुर दयाराम साहनी याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं सिंधु नदी वाला। सिंधु के पीछे ना 3 लोग थे, 2 लोग, मोहन और चंदन। मोहन और चंदन सिंधु के पीछे थे, मोहन और एक थे चंदन। और क्या किए, दोनों कोट खरीदे। सिंधु के पीछे 2 लोग थे, मोहन और चंदन, और क्या किए, दोनों सिंधु से लव करने के लिए कोट खरीदे। ठीक है ना, ये सब बात जल्दी याद हो जाता है इसलिए बता रहे हैं। तो मोहन से मोहनजोदड़ो, चंदन से चनहुदरो, और क्या किए, कोट खरीदें कि कोट खरीद के प्रपोज करेंगे और उनसे शादी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी, चनहुदरो के सिंधु नदी और कोटदीजी के सिंधु नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगन के है घग्घर। कैसे याद होगा, काली जी का जब पूजा होता है ना, काली जी का पूजा होता है तो उनका गह्वर रहता है ना, काली जी का जो गह्वर रहता है ऐसे ऐसे बना रहता है, 7 बहन, तो घग्घर याद रखिए। गह्वर से घग्घर, काली जी का जो गह्वर रहता है अंदर, तो घग्घर याद रखिए, कालीबंगन से घग्घर। कोटदीजी तो बता ही दिए, सिंधु नदी, रंगपुर मादर, रंगपुर मादर। जैसे मान लीजिए होली होता है, तो होली में क्या करते हैं, हम रंग किसी पर फेंक के मारते हैं। होली में इतना वो गुब्बारा में भर लेते हैं रंग और किसी पर मार देते हैं, तो रंगपुर मादर, कोई पर मार दीजिए। रंगपुर जो है किसी पर मार दीजिए रंग भर के। आगे चलिए दोस्तों, रोपर, रोपर सतलज, रोपर सतलज, इसका जो यज्ञदत्त शर्मा है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए सत्य के लाज के लिए, यानी सत्य की रक्षा के लिए रोप दिए हैं। क्या रोप दिए हैं जी, तो यज्ञ रोप दिए हैं, जग करवाएंगे हम। क्यों जी, हम जग करवाएंगे, जग रोप दिए हैं सत्य के लाज के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। ठीक है ना। आगे चलिए, लोथल, लोथल तो सबको पता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। जो लोथ होगा उसको भोगना पड़ेगा, लोथ बनिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो बुढ़ापा में आपको भोगना पड़ेगा, सही से पेट नहीं भरेगा। लोथ होगा तो भोगना पड़ेगा। लोथल से भोगवा नदी याद रखिए। आलमगीरपुर बतावे किए थे, आलम सर के साथ खेल रहे थे। आलमगीरपुर, हिंडन नदी छुपन छुपाई, आलम जी के साथ खेल रहे थे छुपन छुपाई, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। बताए थे सूत कांगेडोर, दासक नदी, बताए थे ना, दस्त हो गया था तो उसको क्या किए, सुता दिए थे कि सूत जाओ भाई। ये सब सीमा वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब सीमा वाला क्षेत्र है ना। आलमगीरपुर पूरब में, सूत कांगेडोर दासक मतलब कि कन्ने था दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में न था, बलूचिस्तान सूत कांगेडोर। चलिए अगला, बनवाली कहाँ है, रंगोई में। बनवाली, बनमाली, बनमाली रंगोई, बनमाली कहाँ है, बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई। बनमाली, वन में जो है जाइएगा रंग बिरंगा आपको फूल मिलेगा, वन में रंग बिरंगे पौधे मिलेंगे, रंगोई। ऐसा लगेगा ना जैसे पूरा वन जो है रंगाया हुआ है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। तो कच्छ में है ना, तो धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे है ना, तो लूनी नदी जाकर गायब हो जाती है, तो लूनी नदी धौलावीरा। सोतका, शौक, सदी कौर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर से देख लेते हैं। हम बताएं कि हड़प्पा वाला में क्या है, आर से रावी नदी, राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहन और चंदन क्या किया, कोट सिलवाया सिंधु को प्रपोज करने के लिए, यानी कि मोहनजोदड़ो, चनहुदरो और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे हो गया। ठीक है ना। और काली जी के गह्वर तक कालीबंगन घग्घर हो गया। रंगपुर, रंग जो है फेंक के मारेंगे यानी मादर। रोपर, रोप दिए सत के लाज के लिए, यज्ञ रोप दिए यज्ञदत्त शर्मा। लोथल, जो लोथ होगा उसको भोगना पड़ेगा, आलम जी के साथ हिंडन यानी छुपन छुपाई खेल रहे थे। सूत कांगेडोर, दासक नदी यानी दस्त हो गया था तो उसको सुता दिए, बोले सूत जाओ आराम कर लो।
बनवाली, वन में जो है ना रंग बिरंगे हरे भरे पौधे मिलते, लगता है इसे रंगाया हुआ है। धौलावीरा गुजरात में है, तो लूनी नदी जाके गायब ना हो जाती है गुजरात के कच्छ में। सोतका, सादी कौर एवं बलूचिस्तान। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, कौन कहाँ था और जो इम्पोर्टेंट है उसका खोजकर्ता भी देख लीजिए। हड़प्पा के तो पता हो गया। मोहनजोदड़ो कहाँ था? भारत में नहीं था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। खोज किया था राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की याद कर लिए, राखल दास बनर्जी। मोहन राखल दास बनर्जी। मोहन जो है रखले था, कौन चीज़? रखल था। मोहन जो है रखाल दास बनर्जी, रखले था को फूल सिंधु के प्रपोज करने के लिए। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो दोनों कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ये चनहुद्रो है और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंधे प्रांत में, लड़काना जिला, ये नवाब शाह जिला। कालीबंगन घग्गर राजस्थान में है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन है। कालीचूरी घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगन, राजस्थान में। देखिए अब राजस्थान में जो है क्या करना है आपको, काली जी का बनाना है मंदिर। राजस्थान में क्या करना है? हनुमानगढ़ है ना, हनुमान जी काली जी याद कर लीजिए, हनुमानगढ़ जिला है, तो काली जी का मंदिर बनाइए, बगल में हनुमान जी का मंदिर बनाइए। राजस्थान में बालू ही बालू है, तो बालुए से अच्छा से जुड़ाई अच्छा हो जाएगा ना बालू में, तो बालू ले लीजिए और बना लीजिए हनुमान जी का मंदिर, काली जी का मंदिर। कोट दीजिए सिंधु हो गया, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल रंगपुर गुजरात में है। सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में, तो गुजरात के कठियावाड़ जिला गुजरात में रंगपुर है। रोपर कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में है रोपर। रोप दिए यज्ञ पंजाब। पंजाब के थे कौन? ये थे लाजपत राय, भगत सिंह। तो भगत सिंह के जो दुख भरी कहानी था उनको फांसी पर चढ़ा दी, इसलिए हम रो पड़े, रोपर। और क्या किया उनके लिए? यज्ञ, सत्य के लाज के लिए यज्ञ रख दिए। लोथल भोगबा, यह भी गुजरात में ही है। लोथल, जो लोथ होगा रात भर सूतेगा और दिनों में सूतेगा, गुजरात, जो रात गुजर जाता है सूतने में और दिनों में सूतता है, लोथल है, तो उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो। अगला है आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यूपी, तो बताए ही है यूपी में, यह जो पूर्वी सीमा हो गया हड़प्पा सभ्यता का। सूत कांगेडोर दासक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनवाली हरियाणा के हिसार में है ना। बनवाली रंगोई, हरियर हरियर न बताए थे कि वन जो होता है हरियर हरियर देख करके लगता है कि सबर रंगाया हुआ है वन, तो बनवाली जो है रंगोई रंगाया हुआ है, कौन चीज़? हरियर हरियर यानी हरियाणा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आपको याद हो गया, आगे चलते हैं। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र गर्मी में पहन लीजिए और ऊनी वस्त्र ठंडा पड़े था। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाते थे ना, होता है मुर्गा में लड़ाओ, आज भी मुर्गा लड़ाता है लोग न्यूज में। चौपर, पासा खेलना आदि। क्या होता है? हड़प्पावासी क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे। चौपर एगो होता है ना, चौपार पे चौपर, पासा खेलना, ये सब। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी लाल मिट्टी के बर्तन, और उस पर डिजाइन था काला का। लाल मिट्टी के बर्तन, जैसे मान लीजिए मिट्टी को जब पकाइएगा ना आग में तो लाल हो जाएगा, तो लाल मिट्टी का बर्तन था और उसी चौक से जो है काला चौक से उस पर डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। एक्चुअली क्या था कि लोहा के खोज जो है बाद में हुआ था, महाजनपद काल में, तभी ना बहुत सारा जंगल कटा और कृषि पैदावार बहुत हुआ। तो जब पैदावार का अधिशेष हुआ तो फिर से शहरी सभ्यता आई। एक शहरी सभ्यता था सिंधु सभ्यता, उसके बाद आया वैदिक सभ्यता, वो गांव सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद फिर शहरी सभ्यता आया, कब? जब महाजनपद काल में, जब लोग तलवार से परिचित हुए। तलवार पहले भी था, लेकिन तलवार का यूज, मतलब तलवार कह रहे हैं, ये लोहा का यूज कृषि कार्य में होने लगा। पहले तो लोग मार काट करते थे ना तलवार से, वैदिक युग में लोग तलवार से मार काट करने लगे, उत्तर वैदिक काल में। और तब आया महाजनपद काल, तब क्या किए? मतलब कि लोहा से औजार बनाए और कृषि किए, तो क्या हुआ? बहुत सारा पैदावार अधिशेष हुआ, यानी खाने से अधिक पैदावार हुआ, तो लोग शहर में जाने लगे, शहरीकरण हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। बताइए,
ऐसे कौन सामान लोग के लिए किला घेरता है, लेकिन कालीबंगन में क्या था, काली जी के मंदिर था, ट्रिक मान लीजिए, तो किला से घेरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी, काली जी के काली मंदिर में काली माता को काली चूड़ी पहना दीजिए। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। अरे भाई काली जी के मंदिर से याद कर लीजिए, खेत जोत के मंदिर बनाया और अग्नि पूजा हुआ। भाई यहाँ पर क्या मिला था आपको, अति भी तो मिला था ना, अग्नि पूजा तो है, ये है खास करके जो है हवन के लिए नहीं बनता है जो, वो भी मिला था। अग्नि पूजा क्या बोलते हैं, अग्निकुंड भी मिला था ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। ये पता नहीं शुरू से आते आ रहा है, वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा मतलब पर्दा के अंदर रहे महिला लोग। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। देखिए हिंदू धर्म में क्या करते हैं लोग, शव को जलाते हैं, और मुस्लिम धर्म में गाड़ते हैं, जमीन के अंदर उसको दफना देते हैं, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में दोनों प्रथाएं थी, शव को जलाते भी थे और भूमि के अंदर गाड़ते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ऐसे भी मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है, तो हम तो उसी से याद किए ना। हिंदू धर्म में जब क्या होता है, नहाते हैं लोग, लाश जलाने के बाद नहाते हैं, फिर आता है तब भोज होता है, तो अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया मोहनजोदड़ो से। मृतक का टीला है तो मरे तो लोग, ठीक है ना। और फिर नाच गाना हुआ तो नर्तकी की मूर्ति। तो हड़प्पा में क्या होता है, हड़प्पा में क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, हड़प्पा की खुदाई, और उसमें क्या करेंगे, दफनाएंगे। हड़प्पा की खुदाई करके दफना देंगे और मोहनजोदड़ो में जलाएंगे। लोथल एवं कालीबंगा में जुग्म समाधि मिला है। बताइए लोथल में क्या हुआ, जुग्म समाधि मिला है। जुग्म समझ रहे हैं, 2 लोगों का, लोथल और कालीबंगा में जुग्म समाधि मिला है, यानी समझ रहे हैं ना, अरे पति पत्नी का। एक तरह से आदमी कहा जाता है ना कि ये भी सती प्रथा का प्रारंभिक रूप है, लेकिन पूरा सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है जुग्म समाधि देख करके लोग कहते हैं कि ये सती प्रथा शायद था, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों लोथल में। अब चलते हैं। सैंधव सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। कोई लोग बोलते हैं कि जो ये आर्य लोग आए उनके आक्रमण से हो गया, क्योंकि आर्य लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे, ठीक ना, और इंद्र भगवान किला तोड़ने के लिए फेमस थे, और हड़प्पा भाषी जो है किला बना के रहते थे। तो बहुत सारे कारण थे, सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना गया। कुछ लोग कहते थे कि बाह्य आक्रमण से हुआ, कभी कभी भूकंप आ गया, कुछ आ गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेराकोटा। आग में जब मिट्टी पका देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। आइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ने चलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पहले पढ़े प्राग ऐतिहासिक, जिसमें कुछ लिखा नहीं गया था, आद्य ऐतिहासिक जिसमें हड़प्पा सभ्यता था, लिखा तो गया था लेकिन पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ से जो है इतिहास शुरू होता है वैदिक सभ्यता से, जिसमें लिखा गया, वैदिक सभ्यता में वेद लिखा गया, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ से जाकर के इतिहास शुरू होता है वैदिक सभ्यता से, इसमें लिखा गया और पढ़ भी पाए। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। ऋग वैदिक जो कि 1500 से 1000 ईस्वी, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। सॉरी, ईस्वी पूर्व उल्टा चलता है ना, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वही बड़ा कर्ज होता है, यानी कि छोटा होता है। बड़ा कर्ज यानी छोटा अमाउंट हो गया। तो ऋग वैदिक है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक 1000 से 600। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो है कहाँ बसे सबसे पहले, कोई भी आता तो पहले पंजाब में चल रहा था। ऐसे ही पंजाब देखते हैं कि सबसे पहले पड़ता है ना, सीमा पे है उधर पश्चिम तरफ। तो पंजाब सबसे पहले आर्य कहाँ है, पंजाब में आए। जब उधर से आए थे ना आर्य लोग जब उधर से आए थे तो कहाँ बसे, सबसे पहले पंजाब में, और फिर अफगानिस्तान में बसे। पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बोला है। मध्य एशिया, आर्यों का मूल निवास क्या बोला है, मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने क्या बोला है, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया, यानी जो हम लोग बोलते हैं कि आर्यावर्त हैं, तो यहाँ में आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, वही यूनान, ईरान, यही सब। तो आपको अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्यसागरीय थे और आर्य लोग थे मध्य एशिया के, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। आर्य लोग मध्य एशिया के थे और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, ठीक ना।
कैसे पता लगा? तो दोनों का जो देवता था अग्नि था, यूनान ईरान यही सब है, तो देवता अग्नि था दोनों का। बहुत सारा चीज़ मिल रहा था, जैसे यहाँ पर वेद लिखा गया वहाँ भी कुछ लिखा गया था। तो उधर से जब आए ना तो सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में, फिर अफगानिस्तान में बसे, पंजाब अफगानिस्तान में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। वेद का निर्माण हुआ वैदिक सभ्यता। यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत, इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत देव भाषा है। यानी सबसे पहले भारत में क्या विकसित हुआ? संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा है। वैदिक ग्रंथ लिखे गए ना, और कहते थे कि वेद तो देवता लिखे हैं, तो देवता की भाषा संस्कृत हो गई। आर्य शब्द भाषा समूह को अंकित करता है। आर्य जो शब्द है वह भाषा समूह को अंकित करता है, इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में विभक्त था। सबसे पहले कुल, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। याद रखिए, कुल न होता है कि हमारा कुल से कोई आया। जब परिवार होता है तो कहता है किस कुल के हो रहे? कुल, खानदान। फिर होता है कुल से बड़ा गांव, न कहता है किस गांव में हो। और आगे बढ़ते हैं तो 20 मतलब समझ एक तरह से जिला हो गया। जन मतलब एक तरह से राज्य हो गया। राष्ट्र मतलब देश हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिए। सबसे पहले परिवार में कुल, कुल होता है ना, किस कुल से हो। फिर गांव, गांव से बढ़कर जिला, 20 हो गया। 20 में कौन होता था? जिला में जैसे डीएम होता है, वैसे 20 में 20 पति होता था। और जन मतलब एक राज्य हो गया, राज्य, जैसे अभी बिहार राज्य, झारखंड राज्य है, वैसे जन, तो जन के राजन होता था राजा। और राष्ट्र मतलब एक तरह से देश हो गया, ठीक ना। तो कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। गांव के अभी मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामनी। गांव के मुखिया के, अच्छा है ग्रामनी याद करने में भी ठीक रहेगा। 20 के प्रधान को 20 पति, जैसे जिला के प्रधान को जिला के डीएम कहते, जिला के मेन को। और जन के राजन कहते थे, जन, राजन। ऐसे भी देखिएगा, जब राजा उजा होता था ना, तो राज्य में जो है ना अपना बेटा उठा को भेज देता था, उसको भी राजन या राजकुमार बोलते हैं। तो जन के राजन बोल दीजिए। और मेन राष्ट्र में अपना रहते थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राजा के अधिकारी में कौन मेन थे? पुरोहित। यही पुरोहित जी जो है थे, मैंने ब्राह्मण का बहुत वैल्यू था ना, तो पुरोहित जी थे मेन अधिकारी। और सेनानी ना था, ये सेनानी रखो, ये मंत्री रखो, ये रखो, वो रखो, तो मुख्य सेनापति, ऐसे होता था ना पहले। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। देखिए, विशिष्ट जो थे वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जी उदार पुरोहित थे। ऐसे भी देखिए, रामायण जब आप देखते हैं तो राम जी के यहाँ कौन रहते थे? विशिष्ट मुनि विशिष्ट। और राम जी को जब सियान हुए तो पढ़ाने के लिए कौन ले गए थे? विश्वामित्र। तो विशिष्ट जी जो थे वो रूढ़िवादी थे, पुराने सोच के, और विश्वामित्र जी उदार के। और लेकिन हमको तो लगता है ना कि विश्वामित्र जी बड़ी गुस्साते थे, और विशिष्ट जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी, ठीक है ना, उदार व्यक्ति विश्वामित्र। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी किसको कहते थे? सूत, रथकार, सूत ना, सूत पुत्र कर्ण क्या चलाते थे? रथ चलाते थे, वैसा ही है सूत, रथकार, रथ वाला। कम्मादी नामक अधिकारी जो था रत्नी कहे जाते थे, रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित कुल करीब 12 हुआ करती थी। रत्नी की संख्या कितना होता था? 12। देखिए दिशा में चलिए, दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। किस दिशा में क्या था? पूर्व के नाम था प्राची। पूर्व दिशा का नाम उत्तर वैदिक में क्या नाम था? प्राची। पश्चिम के प्रतीची, उत्तर के उदीची, ठीक है, उदीची उत्तर, पूर्व प्राची, पश्चिम तो प्रतीची। मध्य में राजा, दक्षिण में भोज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दक्षिण में भोज। चलिए दक्षिण में भोज खाए चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पूरब दुर्गापति एवं पूरब कौन है? दुर्गपति, सॉरी, कोई दुर्ग जो बनता था ना उसका पति, यानी दुर्ग की रक्षा करने वाले पूरब थे। अस्पष्ट, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। वाह, पूरब कौन थे? पूरब तो दुर्गपति, जो दुर्ग बनता था उसका रक्षा करने के लिए दुर्गपति। अस्पष्ट, जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर थे। न होता है एकदम आराम आराम से स्पर्श करते हुए चलिए, गुप्तचर के क्या काम होता है? एकदम ठमक ठमक के चलता है, एकदम किसी को थोड़ा भी शोर ना हो, एकदम थोड़ा सा एकदम गोर बार करके चलता है। तो स्पर्श जो था एकदम आराम आराम से चलता था, भूमि को स्पर्श करते हुए, और जनता की गतिविधि पर नजर रखता था। एक गुप्तचर था स्पर्श। और पूरब जो था वो दुर्गपति था। बाजपति कौन था? बाजपति,
गोचर भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति, बाजपति गोचर भूमि, मान लीजिए गैया चरा रहा है, ऊपर से बाज आ गया तो बाजपति ट्रिक मान लीजिए। गोचर भूमि का अधिकारी बाजपति। उग्र, अपराधी को पकड़ने का कार्य, नाम है उग्र, उग्र काम करवे करेगा ही, उग्र काम, ये एकदम गुस्सा वाला काम करता, अपराधी को पकड़ता था, उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकरण, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं, यानी कि इसमें न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधिकारी नहीं थे, याद रखिएगा। सभा एवं समिति को, सभा समिति क्या थी? सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए सभा समिति जो है उस समय भी आया था। प्रजापति, ब्रह्मा की 2 पुत्रियां सभा समिति को कहा गया था, कौन? अथर्ववेद में। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। स्त्रियां जो है सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। चलिए अच्छी बात है, स्त्री जो है सभा समिति में भाग ले सकती थी। सभा जो था श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, और जबकि समिति समान लोगों की। आज भी इसी से लिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। पहले का राजा था, कबीले का नेतृत्व करते थे, आकर के एकदम राजा डायरेक्ट लड़ते थे सबसे आगे। युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। गिविष्टि नाम से स्पष्ट है, गिविष्टि गाय की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, रावी जो है परुष्णी नदी के किनारे, रावी का पूरा नाम परुष्णी है, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। देखिए परुष्णी नदी, रावी के पूरा नाम क्या है? परुष्णी, परुष्णी, रावी, रूबी जो है पड़ोस में रहती है, तो रावी के पूरा नाम परुष्णी है। और 7वां मंडल में वर्णन है क्या चीज? दशराज युद्ध, 10 गो राजा का युद्ध 7वां मंडल में। कैसे याद होगा? तो 7 लिखिएगा ना तो आपको लगेगा जैसे कोई तलवार से मार रहा है, लग रहा है, ऐसे भी गन का आकार 7 की तरह होता है। युद्ध होगा तो दशराज युद्ध, 10 गो राजा का युद्ध हुआ, लेकिन जीता कौन? सुदास जीता, सुदास एवं 10 जनों के बीच जीता कौन? सुदास जीता। सुदास एवं 10 राजा के बीच हुआ था, लेकिन जीता कौन? सुदास जीता। चलिए दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण में विभक्त था, ये पहले भी बता दिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। मुख क्यों दिया गया? क्योंकि तंत्र मंत्र किससे बोलते हैं? मुख से बोलते हैं। भुजा में क्या होता है? शक्ति होता है, तो शक्ति यानी लड़ाई उड़ाई कौन करेंगे? क्षत्रिय करेंगे। वैश्य यानी जांग, यानी जैसे कि हमको कठोर परिश्रम कौन करते हैं? जैसे खेतों में हल चलाते हैं तो उसमें जो है बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, तो वैश्य का जांग हो गया। और शूद्र, चरण, शूद्र जो है नीचे रहते हैं तो उनको चरण में रखा गया, ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा गया। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ था, और यही बाद में गड़बड़ हो गया। जो विभाजन किया गया था ऋग्वैदिक काल में, व्यवसाय के आधार पर किया गया था, यानी एक ही घर में जो पढ़ता लिखता है वो ब्राह्मण है, जो मंत्र पढ़ रहा है, और एक ही घर में जो खेती कर रहा है वो वैश्य है, और मान लीजिए जो रक्षा कर रहा है, सैनिक उनिक है, उस क्षत्रिय, एक ही घर में। और जो सेवा करे, जैसे माता है, माता बच्चों की सेवा करती है, पोसती पालती है, तो शूद्र है। हमारे शरीर में भी हम कह सकते हैं कि मुंह जो है, दिमाग जो है, सब क्या है? ब्राह्मण है। हमारी भुजा क्या है? क्षत्रिय है, भुजा हमारी रक्षा करता है। और हमारा शरीर हो गया, नीचे वाले पार्ट वैश्य हो गया, और चरण हो गया, शूद्र हो गया। तो ये ठीक था कि चलिए भाई व्यवसाय के आधार पर ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर फिक्स कर दिया, जो कि सबसे बड़ा गलती हो गया। और इसमें यह गड़बड़ हो गया कि आप अच्छा काम कीजिएगा ना, फिर भी आपको उसी में रहना है। आपको फिक्स कर दिया गया कि जहाँ जन्म हुआ, जन्म तो अपने हाथ में है नहीं। आप मान लीजिए कि क्षत्रिय में जन्म हुए, शूद्र में जन्म हुए, तो आप सब दिन शूद्रे रहिए, भले ही आप पढ़िए लिखिए। ये गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों, यह विभाजन व्यवसाय पर था, व्यवसाय ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन्म पर हो गया, और बाद में यह फिक्स कर दिया गया। ऋग्वैदिक बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे प्राकृतिक पूजा, ठीक है ना। ऋग्वैदिक बहुत अच्छा था। जैसे इतिहास हमारा शुरू हो रहा है ऋग्वैदिक में, और कोई भी चीज़ शुरू में बहुत अच्छा रहता है, बाद में उसमें गलत चीज़ आ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा खराब हुआ ना, स्त्रियों की स्थिति खराब हुई, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्री पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, अपाला घोषा ये सब थी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। उपनिषद की संख्या थी 108, पुराण की, महापुराण की संख्या 18 और वेदांग 6। पहले ही पढ़ाए हैं। वेद, वेद कितने? 4, वेदांग 6। वेद 4, वेदांग 6। वेद है 4
उससे अच्छे तरह समझने के लिए वेदांग बना। वेदांग है 6, ठीक है ना। और 18 जो पुराण है, 18 पुराण सुनना बैठा दीजिए। 18 के बीच में 108 है उपनिषद। उपनिषद 108, 18 पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि। जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे उस समय बताए थे कि अंतिमा मंडल यानी 10 मंडल है, तो अंतिमा मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, ठीक है ना। क्षत्रिय कहाँ से? भुजा से उत्पन्न हुए। वैश्य जो है जांग से, ठीक है ना। और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए। क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान। जैसे सिंधु सभ्यता में पढ़े थे कि मैक्सिमम जो है मिट्टी की मूर्ति मिली स्त्रियों का, और उर्वरा की देवी भूमि जो है उसे पौधा दिखाया गया था, तो कहा गया कि मातृसत्तात्मक था सिंधु सभ्यता। लेकिन आर्य क्या थे? पितृ प्रधान थे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। बताए थे कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। तो सबसे छोटा क्या हो गया? कुल। जिसका मुखिया पिता होता था। न होता है कि स्कूल में सबसे हेड कौन है? पिता। और इसे कुलप भी कहा जाता था। बड़ा मस्त है दी। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के ग्रामणी, 20 के 20 पति, और क्या बोलते हैं 20 जन के राजन। अच्छे तो है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। कहे ना कि ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था। लोग प्रकृति पूजा करते थे, पीपल का, हाथी का, जिससे लाभ वही भगवान। और स्त्री का भी स्थिति ठीक था, वो पढ़ लिख सकती थी, ठीक है ना। देखिए बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह भगवान कितना मस्त था ऋग्वैदिक काल। सब चीज़, न बाल विवाह था न पर्दा प्रथा था। धीरे धीरे क्या होता है कि इतिहास की शुरुआत में हर चीज़ ठीक रहता है, बाद में धीरे धीरे उसमें विसंगतियाँ आती रहती हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। कितना अच्छा था। विधवा माने हस्बैंड मर गया तो छोटे भाई, मतलब हस्बैंड के छोटे भाई से विवाह कर सकते हैं। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण कर सकती थी। और क्या चाहिए? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला। ऋग्वेद पहला है तो अ से अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ये सब विदुषी स्त्रियों का वर्णन है एवं विश्वास भी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी जो थी, इनके पास ज्ञान के सागर था, गागर था। गार्गी से गागर याद रखिए। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी, आकर के हमसे वाद विवाद में फरियाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था। स्त्री पढ़ लिख सकती थी। अगर पति मर गया तो छोटे भाई से, पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था। और क्या चाहिए? और बहुत अच्छा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जीवन भर जो महिला कुंवारी रहना चाहती थी, तो कुंवारी रहने वाली महिला को कहा गया अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को कहा गया अम्माजू कहा जाता था, अमाजू। देखिए ट्रिक बना लीजिए कि जाएंगे विवाह करके तो हमको बर्तन मांजना पड़ेगा। विवाह करके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? बर्तन मांजना पड़ेगा। तो कहेंगे हम नहीं माजू, अमाजू, हम नहीं माजेंगे, भले हमको विवाह न करें। अमाजू, अमाजू, हम नहीं माजेंगे। माजू का उल्टा अमाजू। कोई चीज़ में अ लगा दीजिए उल्टा हो जाता है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय। चलिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आहा मस्त है सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। जैसे अभी शराब है ना, वैसी शैंपेन शराब, समझिए कि उस समय का शैंपेन शराब था सोमरस। मस्त है सोमरस, वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। बाँस, अधिबास और उसनी। बाँस मतलब बाहर वाला, अधिबास मतलब अंदर पहनने वाला। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा था अंदर पहनने वाला कपड़ा। बाँस, अधिबास और उसनी, तो अंदर पहनते थे उसको बोलते थे नीबी। आर्य के 3 कपड़ा कौन कौन था? बाँस, अधिबास और उसनी। उसनी में मतलब गर्मी में देता होगा। अंदर पहनने वाले कपड़ा को क्या कहता था? नीबी कहा जाता था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। कुछ दर्शन चले थे ना, होता है सबका अपना अपना मानना है। तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन। चार्वाक तो सीधा याद करने की जरूरत नहीं है। योग दर्शन पतंजलि, ये तो सबको याद रहेगा ना, क्यों जी नहीं याद है? बाबा रामदेव को याद कीजिए ना, पतंजलि उनका है। और योग कराते हैं ना सबको, तो योग दर्शन पतंजलि। सांख्य दर्शन क्या है? कपिल। कैसे याद होगा? तो संख्या जब भी लीजिए तो कपल में लीजिए, यानी जोड़ा में लीजिए। जूता जैसे जोड़ा में, चप्पल जोड़ा में, पैंट जोड़ा में होता है, 2 गो होता है ना,
तो सांख्य दर्शन में संख्या हमेशा जोड़ा में लीजिए, ठीक ना। सांख्य कपिल, कपल मतलब क्या होता है, कपल, पति पत्नी कपल बोला जाता है, सांख्य कपल। योग रामदेव प्रयाग रख लिए, योग कौन कराते हैं, पतंजलि वाले। न्याय गौतम, गौतम बुद्ध जो है न्याय कराते थे, अंगुलीमाल के क्या किए, अंगुलीमाल के साथ न्याय किया, उसको मारे नहीं, उसका दिमागे परिवर्तन कर दिए, अब वह क्या हो गया, अब वह हिंसा नहीं करेगा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूरब में जाएंगे, पूर्व मीमांसा पूरब में जाओ, उत्तर मीमांसा बादरायन, उत्तर में जाओगे तो बदरायन, बदरा मिलेगा, उत्तर में क्या मिलेगा, बादल मिलेगा, बदरायन। वैशेषिक कनाद या उल्लू, कैसे याद होगा, विशेष क्यों है भाई, तो ये जो थे ना कनाद परमाणुवाद के जनक थे, परमाणु के खोज किए थे, बोले थे कि सभी जो है परमाणु से बना हुआ है ना, होता है क्षिति जग पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित बनल शरीरा। तो परमाणु का खोज किए थे, परमाणुवाद के जनक थे कौन, कनाद, इसलिए विशेष है, वैशेषिक दर्शन कनाद या उल्लू, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था, महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा था, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। देखिए संगीत, रथ दौड़ाते थे, आर्य के पास तो घोड़ा था ही था, तो घुड़दौड़, सिंधु सभ्यता के लोगों के पास घोड़ा नहीं था, लेकिन आर्य तो घोड़े से अइबे किए थे, कहा जाता है कि आर्य लोग जो है ये मध्य एशिया से किस चीज़ से आए थे, घोड़ा से, तो घोड़ा से आए थे, घुड़दौड़ रथ दौड़ हो गया। संगीत, एकदम आराम से संगीत और धूत क्रीड़ा करते थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि। अब आर्य लोग तो कृषि करेंगे ना, गांव में अगर रह रहा हो तो कृषि जरूर होगा, ग्रामीण सभ्यता अगर कोई हो तो कृषि पशुपालन ही तो होता है गांव में, और शहर में होता है व्यापार व्यवसाय, ज़्यादा करके कृषि कम होता है, ज़्यादा करके उद्योग होता है। तो सिंधु सभ्यता शहरी व्यवस्था थी ना, शहरी थी, तो उसमें क्या होता था, विदेश से ही व्यापार होता था। चलिए दोस्तों, गाय को अघन्या कहा जाता था, क्यों भाई, अघन्या का मतलब होता है न मारने जोग, यानी समझिए कि आर्यावर्त इसीलिए तो फेमस है, गाय को बहुत मानते हैं, गाय को उस समय भी अघन्या कहा जाता था, गाय को नहीं मारना है, न मारने जोग पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। सोचिए गाय कितना इंपॉर्टेंट था, गाय को कहा गया अघन्या। आर्यों द्वारा प्रिय पशु जो है घोड़ा, कहा था कि आर्य लोग घोड़े पर बैठ के आए थे, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, इंद्र जो थे वो किला तोड़ने वाले थे, इंद्र भगवान, आज लोग भी ऐसा ही थे, इंद्र भगवान भी सबसे किला तोड़ने वाले, सिंधु सभ्यता किला बना के रहने वाले, तो इसलिए कहा जाता ना कि आर्य लोग जो है ना सिंधु सभ्यता वाले को नष्ट कर दिए। अपना अपना आती है सोच है, ये लोग क्या मतलब कि तो अनुमान लगाना है ना, सिंधु सभ्यता का तो मिला नहीं था कुछ, मतलब कोई किताब उताब पढ़ नहीं पाया था लोग। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है, आर्य जो है लोहा खोज दिए, सिंधु सभ्यता में लोहा था नहीं था, तो आर्य लोग लोहा खोजे, और शुरू में लोहा का उपयोग किस चीज़ में हुआ, ज़्यादा करके युद्ध में। देखिए कि आर्य में क्या हुआ, कुछ कुछ हथियार बनाया, अपना युद्ध किए, जब बाद में जब लोहा का उपयोग कृषि में हुआ तब आया महाजनपद काल, और फिर द्वितीय नगरीकरण हुआ। श्याम अयस, लोहा कैसा होता है, काला होता है, तो श्याम अयस, अयस्क होता है ना एक तरह से, इसी के लिए श्याम अयस। तांबे को लोहित अयस कहता था, पहले से तांबा था, कहा कि लोहा के समान है तो इसको कहे लोहित अयस, और लोहा को श्याम अयस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले को कहते हैं पन्नी, कैसे याद होगा, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाना है तो बेचारे को पानी उनी में सब में जाना पड़ेगा, पन्नी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी आर्य सभ्यता में वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु से ही कोई चीज़ खरीद बिक्री कर सकते हैं, कोई वस्तु आप दीजिए कोई वस्तु उधर से मिलेगा, ये बहुत झंझट था। मान लीजिए बकरी लेके जाइएगा, कहिएगा कि हमको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, मान लीजिए ठीक है वहाँ से ले लिए, अलग से और कुछ लेना है तो क्या करेगा, वो बकरी रखेगा कैसे, ये भी दिक्कत था। और मान लीजिए कि गेहूँ लेके जाना है, चावल लेके आना, माथा पर ले आइए भारी, बहुत दिक्कत था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बोलते थे बेक नॉट, सूदखोर, बेक नॉट, बेकार आदमी है, सूदखोर जो था ऋण दे के ब्याज करता था, बेक नॉट, ठीक मान लीजिए बेकार, सूदखोर था, सूद खूब कमाता था। अब बताइए ना कि वस्तु विनिमय था फिर भी सूद लेता था, खूब कहता कि रे भाई 10 किलो चावल दिए हैं ना, तो आप सूद में 2 किलो ज़्यादा देना पड़ेगा, 12 किलो। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता निभाने वाला देवता है अग्निदेव, कैसे याद होगा, देखिए मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं ना, मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं,
और यज्ञ में क्या करते हैं, अग्निदेव को बुलाते हैं, अग्नि जलाते हैं और यज्ञ करते हैं। तो अग्निदेव बोले कि हम दोनों को बीच में मध्यस्थता करेंगे, मनुष्य को देवता से मिलाएंगे अग्निदेव। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग गंगा को अभी सबसे पवित्र मानते हैं ना, गंगा सबसे पवित्र। लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती, याद कर लीजिए, ऋग्वेद सबसे पुराना, और उस समय सब चीज़ें अच्छा था। प्रकृति के लोग पूजा करते थे, ठीक है ना। स्त्रियाँ पढ़ लिख सकती थी, पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियाँ अपने देवर से शादी कर सकती थी यदि पति मर गए तो, ठीक है ना। तो उस समय जो है माता सरस्वती का कृपा था, माता सरस्वती का कृपा था। सरस्वती नदी थी बहुत इंपॉर्टेंट। और गंगा जो है 1 बार उसका चर्चा आया है, गंगा माता का। और सिंधु सर्वाधिक बार, सिंधु एक्चुअली क्या था कि सिंधु सभ्यता कुछ अति था ही कुछ दिन पहले, मतलब कि सिंधु सभ्यता कुछ के बाद आया आर्य सभ्यता। और ये सबसे पहले पंजाब में बसे, और पंजाबे में तो आसपास सिंधु नदी बहता था, ठीक है ना। तो ये लोग सिंधु सभ्यता ही, सिंधु नदी को ज़्यादा जानेंगे ना। और गंगा जो है बीच में था, तो गंगा को 1 बार देखें, सरस्वती को ज़्यादा देखें, सरस्वती पवित्र था। ये लोकेशन भी मायने रखता है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, आपको जो है ना क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, नया नदी के नाम दे देगा, नया नाम दे देगा, पुरनका पूछेगा। तो याद कीजिए, ट्रिक बताते हैं, बहुत मज़ेदार ट्रिक। कुर्रम के कुरुभ, ये तो याद होगा, कुंभकर्ण, कुर्रम, ये सब याद होगा। काबुल, कुंभा, कुर्रम, क्रूभ, ये सब कोई तो सीधा सीधी है ना, कुर्रम, क्रूभ, काबुल, कुंभा। आगे चलिए, कुभा। झेलम, बीतस्ता, इसका ट्रिक बताते हैं। जो कोई विवश हो तो आदमी क्या करते हैं, उसी को झेला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कोई विवशता में है, मजबूरी में, तो उसको झेलाना नहीं चाहिए, बार बार बुलाइएगा, झेला दीजिएगा उसको। तो झेलम, बीतस्ता। चिनाब, आस्किनी, कैसे याद होगा, जब कोई आशिक मिल जाए ना तो दूसरे को कहते हैं चिन्हा है तू, हमको मार के सीधा कर देंगे। जब कोई आशिक मिल जाता है तो क्या करता है, अपने में लड़ने लगता है। चिनाब, आस्किनी, जो आस्की में लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते, बोलते चिन्हा है हमरा। राबी के पड़ोसनी, कैसे याद होगा, रूबी जो है हमारे पड़ोस में रहती है, राबी पड़ोसनी, ट्रिक बना लीजिए। सतलज, सतुद्री, याद है, सतलज, सतुद्री। व्यास, बिपाशा, ये कहीं पूछेगा, बताइए, बिपाशा वसु पर व्यास बिपाशा बना हुआ है। पहले बिपाशा नाम रखते थे लोग नदी के, व्यास, बिपाशा, बताइए। गंडक, सदा नीरा का मतलब जिसमें हमेशा जल हो। कहा जाता है कि आज लोग जो है सदा नीरा यानी गंडक को पार करके बिहार आए थे। पहले बिहार में नहीं थे आज लोग, और सबसे पहले उधर बसे थे सीतामढ़ी तरफ, ठीक है ना। तो गंडक पार करके आए थे, जिसमें सदा हमेशा नीर रहता था। गंडक का नाम था सदा नीरा, हमेशा जल रहने वाला। घग्गर के दृश्यधती, जब काली जी के गह्वर में जाते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, दृश्यधती। गोमल, गोमती। स्वात, सुबुस्तु, क्या होगा, नया नाम दे देगा, पुरनका पूछेगा, स्वात, सुबुस्तु। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल तो हम लोग पढ़ लिए, अब चलिए उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे, किला तोड़ने वाले। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गए। अब चलिए ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र भगवान के स्थान पर ब्रह्मा जी आ गए, सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। बताए थे 3 पग के, राजा बलि था, उसको दान मांगे, बोले कि 3 पग भूमि चाहिए, और वामन अवतार में थे, एकदम छोटा सा नाटा था। 3 पग में, 1 पग में धरती, दूसरा पग में आकाश, और तीसरा पग बलि के माथे पर रख करके उसको पाताल में पहुंचा दिए। चलिए दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में जानते हैं। इंद्र जो है युद्ध का देवता, युद्ध एवं वर्षा का देवता। अभी भी कहते हैं कि वर्षा कौन कराते हैं, इंद्र भगवान। युद्ध के देवता क्यों कहते हैं, तो इंद्र भगवान को ना बोला जाता है किला तोड़ने वाला। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। बताए थे कि आप यज्ञ कीजिएगा तो अग्नि जलाइएगा तो क्या सोचता है, अग्नि में बोलता है हे भगवान, कोई चीज़ बोलता है ना, यानी कि भगवान से मध्यस्थता कर रहा है अग्नि। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, वरुण, वरुण है ना। तो वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। कह रहे हैं कि वरुण देव जो है ना पृथ्वी सूर्य के निर्माण किए हैं, समुद्र के देवता हैं सब वरुण।
धौ आकाश का देवता। देखिए जब आप अग्नि जलाते हैं तो धाह कहाँ जाता है, आकाश में जाता है। तो धौ अग्नि जला आग जलता है तो धाह मारता है ऊपर में। तो याद कर लीजिए धौ आकाश के देवता। जब घी आग में जब घी डालते हैं तो ऊपर धराम से आग निकलता है आकाश के तरफ। तो आकाश की तरफ याद कर लीजिए धौ आकाश के देवता, धौ आकाश के देवता। सोम वनस्पति के देवता। सोम रस कहाँ से मिलता था, वनस्पति से। तो ठीक मान लीजिए सोम वनस्पति के देवता। उषा, उषा क्या है, प्रगति एवं उत्थान के देवता। ऐसे भी उषा मतलब क्या होता है, एकदम सुबह से हल्का पहले का समय, उषा कालीन, एकदम लगभग जो समझिए ना कि भोर और सुबह के बीच में, एकदम जस्ट एकदम सुबह हुआ है उषा कालीन। यानी सुबह पर उठते हैं, उसके बाद क्या है, दिन का प्रगति प्रगति होता है, नई आशाएं लोगों को मिलती है। विवेकानंद क्या कहे थे, उठो जागो और हमेशा तत्पर रहो आगे बढ़ने के लिए। प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी क्या है, विपत्ति को हरने वाले देवता। हम इसको याद किए थे ना एक बार। अश्विन जो है भारत को जीत के लिए चाहिए था बहुत रन, अश्विन आए थे अंतिम में और टिक गए थे, लगभग 100 रन मारे थे उस समय। तो हम कहें ना कि अश्विन जो है ना विपत्ति को हरने वाले देवता है। रविंद्रचंद्र अश्विन जो है ना, है तो बॉलर लेकिन अंतिम में आए थे और टिक करके लगभग 100 रन मारे थे। उसी समय से हम याद है अश्विन विपत्ति को हरने वाला देवता। पुषण, पुषण से पशु हो गया, पुषण पशु। और बाद में जो है यही जो है पुषण जो है शूद्र के देवता बन गए थे, अभी पशु के देवता है। शूद्र को पशु समान लोग मानते ही थे उस समय। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ऐसे भी जान रहे हैं, अभी भी ये बात मानते हैं लोग कि ये इंद्र भगवान वाला भी जानते हैं कि इंद्र भगवान वर्षा कराते हैं और विष्णु जी संरक्षक है, पालन करता। देखिए दोस्तों, 3 चीज़ आप जानते हैं, गॉड, कोई भगवान को नहीं मानता अगर 3 चीज़ अगर मनुष्य के हाथ में हो जाता। जी से जनरेशन, जी से जनरेटर, जनरेटर मतलब उत्पन्न करना, किस चीज़ को उत्पन्न करना, ब्रह्मा जी। ओ से ऑपरेटर, पालन करता, यानी कौन कब तक जिएगा ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। और डी से डिस्ट्रॉयर, मारने वाला, कोई चीज़ को हम विनाश नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ को जला दीजिएगा राख बन जाएगा, राख को विनाश नहीं ना कर सकते हैं। तो जनरेटर मतलब कोई चीज़, नया चीज़ आप निर्माण नहीं कर सकते, जो चीज़ पृथ्वी पर आया है उसी से कुछ बना सकते हैं। तो जी से जनरेटर मतलब किसी चीज़ को बनाने वाला, उसमें ब्रह्मा जी को माना गया। ऑपरेटर विष्णु जी को, पालन करता है, यानी कि वही जानेंगे कि कितना दिन किसको रखना है, उसका पालन पोषण करते हैं, जीवन देते हैं। और डिस्ट्रॉयर, जब अंत हो जाता है उसका समय तो डिस्ट्रॉय, उसको ख़त्म करते हैं शंकर भगवान। तो त्रिदेव का अवधारणा है। तो 3 चीज़ इंसान नहीं कर सकता है, जो चीज़ पृथ्वी पर उसी से कुछ बनाएगा, नया चीज़ कुछ नहीं बना सकता है। और किसी चीज़ का लाइफ का गारंटी नहीं दे सकता है कि वो कब तक रहेगा, और किसी चीज़ को ख़त्म भी नहीं कर सकता है इंसान, तभी आदमी गॉड को मानता है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु क्या है, पालन करता है, ऑपरेटर है। विष्णु क्या है, ऑपरेटर है। मरुत, आंधी तूफान के देवता। ऐसे भी बजरंगबली को क्या बोलते हैं, मारुति बोलते हैं ना, मारुति। मारुति क्या है, बजरंगबली आकाश में उड़ते हैं, तो आंधी तूफान के देवता हैं। तूफान मना मचा देते हैं, बहुत स्पीड में उड़ते हैं एकदम तूफान की तरह। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ होता था। राजसू यज्ञ, जब राज्याभिषेक होता था राजा का तब राजसू यज्ञ होता था। कोई भी राजा के जब राज्याभिषेक होगा तो कहता है कि राजसू यज्ञ कराओ ना, तो खूब अच्छा से थोड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। राजसू, राजा के आसन पर बैठते समय, राज्याभिषेक के समय। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय, यह बहुत गड़बड़ हो गया, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर। देखिए गड़बड़ हो गया क्या कि पहले था ऋग वैदिक में व्यवसाय, जो जैसा काम करेगा वैसा जाति होगा, वैसा वर्ण होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जन्मे पर कर दिया, और वही अभी तक फिक्स है। यही गड़बड़ हो गया। आप कितना अच्छा पढ़ लीजिए, कितनों वेद के जानकारी रख लीजिए, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो जन्म के आधार पर निर्धारित कब से होने लगा, उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। और ऋग वैदिक काल बहुत अच्छा था। इतिहास का प्रारंभ, मानव के इतिहास का प्रारंभ ऋग वैदिक काल से मानते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है लिखल चीज़ मिला, तो वहाँ पर सबसे अच्छा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं, जनक जी जो हल चलाए थे, ठीक है ना, जनक जी जब हल चलाए ना तो क्या हुआ, सीता जी आए थे। जब बहुत साल तक जनकपुर में मतलब अकाल पड़ा, ठीक है ना, तो सब लोग बोला कि हल चलाइएगा तब जाकर के वर्षा होगा। तो जनक जी हल चलाएं और तब वहाँ से क्या हुआ, सीता माता मिली उनको। तो इसी से याद कर लीजिए, हल को क्या बोलते हैं, सीरा, हल को बोलते हैं सीरा, और हल रेखा को, हल का जो रेखा बनता है हल चलाने पर
जो रेखा बनता है उसको क्या बोलते हैं, सीता। तो एक्चुअली हल के नीचे से मिली थी ना माता सीता, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। निष्क सोना के मुद्रा, शतमान मतलब 100 गाय के शायद ऐसी कुछ था, 100 शत मतलब 100 होता है। निष्क और शतमान, ठीक है ना, 2 मुद्रा थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मेन तो वस्तु विनिमय ही था ना। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन, इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन, भगवान बुद्ध जो है किस चीज़ का शिक्षा लिए थे, सांख्य दर्शन का। और सांख्य दर्शन में जो है ना, इसमें भी वही तरह का बात है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। और भगवान बुद्ध जो है ना, मेन रूप से उनका उपदेश का अधिकांश भाग जो था वो सांख्य दर्शन ही था। तो भारत के सभी दर्शन में प्राचीन है, और मूल तत्व कितने हैं, 25 है, प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद। हर आदमी के मुंह से निकले क्या चीज़, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया। सत्यमेव जयते उपनिषद में क्या कहा गया, देखिए उपनिषद जो है ना, इसको बोलते हैं वेदांत, यानी वेदों का अंत। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, यह ज्ञान पर बल देता है। कहता है यज्ञ वज्ञ मत करो, कर्मकांड मत करो, ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए यज्ञ को क्या कहा गया, टूटी हुई नाव। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है उपनिषद में। यह मतलब वेद से ही ना बहुत सारा चीज़ लिखा गया। जब वेद हो गया, ऐसे कैसे होता है, खान सर पढ़ाते कोई उसमें चुटकुला निकाल लेता है, कोई कुछ निकाल लेता है, कोई उनका प्रेरणा वाला बात निकालता है। इसी वेद से जो है, किसी को कर्मकांड निकालना है तो ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया, किसी को ज्ञान का चीज़ लिखना है तो उपनिषद लिख दिया, वेद में से छाट के, ठीक ना। कोई कहानी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ठीक ना, कोई उपनिषद लिख रहा है। तो ये सबसे अंतिम में कौन बना, उपनिषद, इसलिए इसको कहा गया वेदांत, वेदों का अंत। गायत्री मंत्र सावित्री देवता नामक देवता को संबोधित था। सावित्री मतलब सूर्य, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। पहले ही बता दिया ऋग्वेद पढ़ाते समय। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये बात याद रखिएगा, किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, 3रा मंडल में, SUN। ओम भूर्भुवस्य तस्य तुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र उतना अच्छा से याद नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। बताइए, पहले श्राद्ध नहीं होता था। जब आदमी मरता था, कुत्ता बिल्ली मरता था, कौन उसको ले आता है दफनाने के लिए या जलाने के लिए। श्राद्ध कर्म जो है उसकी प्रथा कौन शुरू किया, तो दत्तात्रेय ऋषि का बेटा जो था निमि, उसने शुरू किया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी में पहली बार पकी ईंटों का। अब ईंटा को पका दीजिए, कौशाम्बी कस करके, माने कोयला वैला चारों तरफ रख दे, उसमें बीच में कस दीजिए और कौशाम्बी में पका दीजिए। कौशाम्बी नगर में पक्का ईंट के मिला था। सब लोग जानते हैं महाकाव्य 2 हैं, रामायण महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है और दूसरा हो गया रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता, जय संहिता। और ऐसे भी सब वेद के, चारों वेद को क्या बोलते हैं, संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा है, दूसरा नहीं है, बड़ा है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र न होता है किस गोत्र में हो तुम। गोत्र का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने किया था। याद रखिए दोस्तों, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था, बादरायण। बादरायण ने क्या किया, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र का। ठीक है दोस्तों, तो टाइम भी बहुत हो गया है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और लुसेंट एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है, मस्ती करते हुए, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।